नमस्कार दोस्तों आप में से अक्सर काफ़ी सारे लोग बुक्स के बारे में पूछा करते हैं कि किस तरह की किताबें पढ़ी जाएं या मैं किस तरह की किताबें पढ़ता हूं या टॉप 10 बुक्स की लिस्ट दें। तो दोस्तों टॉप 10 बुक्स तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल हो जाता है और काफ़ी लिमिटिंग भी हो जाता है, क्योंकि एक तो किताबों से ऐसा नहीं होता कि ये 3-4 किताबें हैं ये पढ़ के सारा ज्ञान मिल जाएगा। किताबें जनरली आपको नए नए आइडियाज़ से एक्सपोज करती हैं, उन आइडियाज़ के बारे में सोचना सिखाती हैं, एटलीस्ट अलग अलग एंगल से आप उनके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं और उन आइडियाज़ को व्यक्त करना, आर्टिकुलेट करना आपको आता है, आप वहाँ से आइडियाज़ उठा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहे हैं तो उनके एग्जैक्ट, एक्यूरेट और उसी पर्टिकुलर सवाल के जवाब जो आप खोज रहे हैं वो किसी किताब में मिल जाएं, ऐसा बहुत कम होता है। काफ़ी हद तक किताब पढ़ना एक्सरसाइज करने की तरह वे ऑफ लाइफ है। अगर आप किसी से पूछें कि मुझे एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज बता दो जो मैं 3 महीने कर लूं और सब ठीक हो जाए, तो वो सवाल काफ़ी हद तक बेमानी हो जाता है। जबकि फैक्ट ये है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करना शुरू करें और उसे कंटिन्यूअस करते रहें, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। जब आप उसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो एक तो आप धीरे धीरे उसमें सही एक्सरसाइज समझना शुरू कर जाते हैं, आपकी इनसाइट बढ़ जाती है, आपकी स्किल बढ़ जाती है। दूसरा, जब आप कंटिन्यूअसली कुछ कुछ फिजिकल करते रहते हैं तो आपकी बॉडी कैसी भी हो उसके ऊपर असर पड़ने लग जाता है, आप ज्यादा फिट, ज्यादा एनर्जेटिक होने लग जाते हैं। और काफी कुछ यही बुक्स के साथ में होता है। बुक्स के साथ में अक्सर आप शुरू करिए जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं और उसके बाद अगर आप बुक रीडिंग को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं तो फिर आप धीरे धीरे आपकी समझ बनने लग जाएगी, आपको खुद ये पता लगने लगेगा कि हाँ किस तरह की किताबें मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं और आपका जो आइडियाज का स्पेस है वो काफी एनरिच होने लग जाएगा। तो टॉप 10 बुक्स में तो नहीं जाते हैं, लेकिन इस समय मैं एक बड़ी एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा हूं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेविड ईगलमैन की किताब लाइव वायर्ड के बारे में। डेविड ईगलमैन एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। इनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी इससे पहले, द ब्रेन, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। ये इनकी सेकंड बुक है जो मैं इस समय पढ़ रहा हूं और जो मुझे अच्छी खासी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग लग रही। दोस्तों डेविड ईगलमैन अपनी किताब लाइव वायर्ड में क्या क्या इंटरेस्टिंग आइडियाज बताते हैं, इसमें जाने से पहले एक बार हम हमारा ब्रेन कैसे काम करता है इसको रन थ्रू कर लेते हैं। बेसिकली हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी आंखें, हमारे कान साउंड के लिए, हमारी नाक स्मेल के लिए, हमारी स्किन टच के लिए और हमारी टंग, जीभ टेस्ट के लिए। अब इन 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम अपने वातावरण से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने का मतलब हम अपने वातावरण से सिग्नल्स लेते हैं। जब आप किसी चीज को टच करते हैं तो या तो सॉफ्ट लगती है या हार्ड लगती है या कांटा चुभ जाता है या गर्म लगता है या ठंडा लगता है, तो इस सिग्नल को आपकी स्किन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से कोड करके ब्रेन में भेज देती है। अब ब्रेन को जो फीडबैक मिलता है, अगर मैंने टच किया और किसी चीज को और गर्म लगा तो ब्रेन को वो नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है। अगर मैंने किसी चीज को टच किया, वो मुझे काफी सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ लगी, काफी अच्छा प्लेजरेबल सेंसेशन हुआ, तो वो सिग्नल भी उसको फीडबैक की तरह मिल जाता है। तो उस फीडबैक के आधार पर हमारे ब्रेन की वायरिंग होती है। उससे धीरे धीरे हमारे ब्रेन को समझ में आने लग जाता है कि अगर मैं एक गर्म तवे को छूता हूं तो मुझे गर्म लगता है, मुझे गर्म तवे को नहीं छूना है। लेकिन अगर मैं एक सिल्क के कपड़े को टच करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, उसको मुझे टच करना है। ठीक इसी तरीके से बाकी सेंसेस भी काम करते हैं। जब छोटा बच्चा है तमाम तरह की आवाजें निकालता है। जब वो देखता है कि मैं मामा या पापा बोलता हूं तो सब लोग मेरी तरफ देख के मुस्कुराते हैं, तो फिर वो यही साउंड्स रिपीट करने लग जाता है। और बाकी साउंड्स जो वो निकाल रहा था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनमें उसको पता चल जाता है कि इसमें मुझे पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो वो साउंड्स धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन ट्रेन होता है। बेसिकली ये 5 सेंस ऑर्गन्स दुनिया की जानकारी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना करके हमारे दिमाग में भेजते हैं। दिमाग जो है उनका मीनिंग निकालता है और जो फीडबैक उसे मिलता है इंटरैक्ट करने से, उसके आधार पे दिमाग की वायरिंग हो जाती है। उसके आधार पे उसे पता चल जाता है कि हाँ ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है, या ये चीज कहनी है। जैसे छोटे बच्चों को आप देखें, तमाम जो शब्द सुनते हैं वो बोलने लग जाते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कोई बच्चा कहीं बाहर गाली वाली सुना या गाली टाइप के शब्द वो इस्तेमाल करने लग जाता है। पेरेंट्स उसको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, वो भूल जाता है, उनको इस्तेमाल करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से ये 5 सेंस ऑर्गन्स
बाहर की इनपुट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना करके हमारे दिमाग में भेजते हैं। दिमाग को जो फीडबैक मिलता है वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती चली जाती है कनेक्शंस में, और उसके आधार पे हमारे दिमाग की वायरिंग होती है। अब ये तो हुआ हमारे दिमाग के काम करने का मोटा मोटा तरीका। डेविड ईगलमैन 3-4 बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज बताते हैं। एक आइडिया तो वो ये कहते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो कंटिन्यूअसली रिवायर होता रहता है, यानी जब भी वो किसी नए सिस्टम से इंटरैक्ट करता है और वहां पे उसे सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। अब नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल में तो इन 5 सेंस ऑर्गन से ही सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। तो जब भी मैं किसी नए वातावरण में जाता हूं जिसकी वायरिंग ऑलरेडी मेरे दिमाग में नहीं है और उस वातावरण में मैं इंटरैक्ट करता हूं, तो बाहर से आने वाले सिग्नल्स को हमारा दिमाग पढ़ना शुरू कर देता है। यहां पर वो कहते हैं कि ये कैपेसिटी काफी हद तक पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती है। काफी हद तक आप इसे अनलिमिटेड समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी प्रकार के नए सिग्नल को, अगर उसे वो सिग्नल्स मिलते रहते हैं और उनसे उसे कुछ कुछ फीडबैक मिलता रहता है, तो फिर किसी भी प्रकार के नए सिग्नल को डिकोड करने की कैपेसिटी रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हम देख पाते हैं, हम सुन पाते हैं, हम सूंघ पाते हैं, हम टच कर पाते हैं, हम टेस्ट कर पाते हैं। हमारे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहता है अर्थ में, और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अराउंड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो उसको हम सेंस नहीं कर पाते। अब अगर किसी तरीके से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कोड करके, या तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कोड करके दिमाग में डाल दिया जाए इलेक्ट्रोड के माध्यम से, या उसको किसी डिवाइस से आप टच के माध्यम से या साउंड के माध्यम से, आप साउंड के माध्यम से कान में डाल दें या टच के माध्यम से स्किन पे डाल दें, तो हमारा दिमाग उन सिग्नल्स को समझने लग जाएगा और उसे मैग्नेटिक फील्ड्स दिखाई देने लग जाएंगे। एक आध बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स वो बताते हैं कि जिनमें ऐसे लोग जो देख नहीं सकते थे, उनके लिए विजुअल इनपुट्स को उन्होंने साउंड में क्रिएट किया, साउंड में कोड कर दिया, और उस साउंड को अगर आप कान में फीड कर देते हैं और उसको, उस व्यक्ति को इनफ समय तक उस सिस्टम से ट्रेन करा देते हैं, तो वो करीब करीब देखने लग जाता है। वो विजुअल चीजों को साउंड के माध्यम से एक्सपीरियंस करने लग जाता है, समझने लग जाता है। तो ये एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि हमारे दिमाग की सिग्नल्स को डिकोड कर पाने की कैपेसिटी करीब करीब अनलिमिटेड है, और अगर आप उसमें नए प्रकार के सिग्नल्स किसी तरीके से फीड करना शुरू कर देते हैं तो उनके बीच का मीनिंग भी वो निकालना शुरू कर देगा। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या हुआ? इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन एक तो ये हुआ कि आप इंसान को करीब करीब किसी भी एनवायरनमेंट में डाल दीजिए, वो एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरा इंप्लीकेशन ये हुआ कि हमारी नई चीजें सीखने की कैपेसिटी करीब करीब अनलिमिटेड होती है। किसी भी स्टेज पर आप जब किसी ऐसे सिस्टम में घुसते हैं जहां पे आपको नए प्रकार के इनपुट्स मिल रहे हैं और आप उस सिस्टम में पर्याप्त समय बिताते हैं, तो आपका दिमाग ट्रेन होने लगता है, उसकी वायरिंग अंदर से फिजिकली चेंज होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज जो वो बताते हैं वो ये कि हमारा दिमाग न केवल बाहर से आने वाले नए सिग्नल्स को समझना सीख जाता है, बल्कि उस नए सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना भी सीख जाता है। और ये काम वो फीडबैक लूप के आधार पर करता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल था कि अगर कुछ इस तरह का चश्मा बने जिसको आप लगा लें तो वो मैग्नेटिक फील्ड के सिग्नल्स को कोड करके आपके कान में डाल दे या डायरेक्टली आपके दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में डाल दे, तो एक तो आप मैग्नेटिक फील्ड्स देखना शुरू कर देंगे, आपको दिखने लग जाएगा कि अच्छा फलां डिवाइस के चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरा, आप उस मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, यानी आप धीरे धीरे ये पता लगा लेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं टच करता हूं तो मुझे अच्छा सेंसेशन होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड को टच करता हूं तो मुझे अच्छा सेंसेशन नहीं होता है, या और भी तमाम तरह की चीजें। जैसे हम किसी नए टूल को यूज करना सीख जाते हैं। टूल भी एक तरह से, जैसे आप कोई रेंच पकड़ें या आप एक पेचकस पकड़ें, या जो पुराने योद्धा होते थे, तलवार उनके लिए करीब करीब एक्सटेंशन ऑफ देयर आर्म ही बन जाती थी कि एक तरह से वो हाथ ही इतना लंबा है कि वो तलवार उस हाथ का ही पार्ट हो जाती है। तो जो नए टूल्स होते हैं उनको हम इस्तेमाल करना ऐसे ही सीखते हैं कि एक नया सिस्टम है, वो हमें सिग्नल्स देता है कि भाई जब मैं पेचकस को ऐसे घुमाता हूं तो वो नहीं घूमता, जब मैं ऐसे घुमाता हूं तो पूरा घूम जाता है, इतना जोर लगा के घुमाना है, इतना प्रेशर दे करके घुमाना है। और पेचकस काफी सिंपल एग्जांपल है, तो हम इस तरीके से
नए नए टूल्स को यूज करना सीख जाते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो जो ईगलमैन बताते हैं वो ये कि हमारा दिमाग एक तो बाहर से आने वाले नए सिस्टम्स को सीख जाता है, उन सिग्नल्स को समझना शुरू कर देता है। दूसरा, उस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना भी शुरू कर देता है, उस सिस्टम के साथ यूजफुल काम करना भी शुरू कर देता है। और इस सिद्धांत का इस्तेमाल काफी कुछ जो नए प्रोस्थेटिक लेग्स आ रहे हैं, जैसे किसी का अगर पैर कट जाता है और उसमें प्रोस्थेटिक लेग लगाते हैं, तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसमें आप अपने थॉट से अपने प्रोस्थेटिक लेग को भी कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने नॉर्मल पैर को कंट्रोल कर पाते हैं। प्रोस्थेटिक लेग एक नए प्रकार का सिस्टम है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो वहां से आने, अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें बिल्ट इन है कि वो तमाम तरह के डेटा को कैप्चर करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हमारे दिमाग में भेज पा रहा है, तो फिर हमारा दिमाग उस प्रोस्थेटिक लेग को करीब करीब वैसे ही कंट्रोल करना सीख जाएगा जैसे वो हमारे नेचुरल पैर को इस्तेमाल करता है। और तीसरी बड़ी मजेदार चीज जो ईगलमैन बताते हैं वो ये कि हमारे वातावरण में जो डेटा प्रेडिक्टेबल हो जाता है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, वो फिर उसको हमारा दिमाग इग्नोर करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे दिमाग को लिमिटेड एनर्जी कंज्यूम करनी है और उसमें अपने वातावरण के साथ ज्यादा से ज्यादा उस वातावरण को समझना है, उसके रूल्स फिगर आउट करने हैं, उसके साथ इंटरैक्ट करना है। तो जहां पे उसको लगता है कि मैंने इस चीज का बिहेवियर फिगर आउट कर लिया है, उसको वो अपने फोकस से हटा देता है। जैसे आपके कमरे में कोई टेबल पड़ी हुई है, जैसे मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है, अब ये हमेशा यहीं रहता है तो मैं इसको ज्यादातर इग्नोर कर देता हूं, लेकिन अगर किसी दिन ये बोर्ड बीच में से कट जाए तो मेरा ध्यान तुरंत इसकी तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से जो चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं, जो चीजें प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। अगर कुछ नया होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, उस नए सिग्नल को हमारा दिमाग समझने की कोशिश करता है। और अब सवाल ये कि इस तमाम कहानी का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, क्या कुछ इसमें ऐसा है जो हम अपने लिए यूजफुल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पहली चीज तो यह है कि अगर आपका वातावरण बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया है, अगर सब कुछ प्रेडिक्टेबल चल रहा है, सब कुछ स्थिर चल रहा है, रूटीन चल रहा है, तो आप ये जान जाइए कि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इसका सेकंड ऑर्डर मतलब ऑब्वियसली ये है कि हमें कंटिन्यूअसली नए नए एक्सपीरियंसेस, नए नए इनपुट्स लेते रहने चाहिए, क्योंकि अगर हम नए इनपुट्स लेते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। हमारे दिमाग को जो है वो नए सिग्नल्स को समझने के लिए मेहनत करनी होती है, और हमारे दिमाग में उस चीज की इनफाइनाइट कैपेसिटी है। जब ऑब्वियसली करीब करीब इनफाइनाइट कैपेसिटी है तो हम क्यों ना उसको यूज करें। तो नए इनपुट्स, नए एक्सपीरियंसेस लेना इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि आपका दिमाग हेल्दी रहे, आपका दिमाग एक्टिव रहे और वो स्टैटिक ना हो जाए। ईगलमैन एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल भी देते हैं कि कुछ नन्स को उनके ब्रेन स्कैन वगैरह किए गए और उन्होंने वॉलंटियर किया कि हमारे मरने के बाद हम अपने ब्रेन को डोनेट कर देंगे और आप उसे रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ईगलमैन ने देखा कि वो नन्स जो एज में काफ़ी एडवांस्ड थी, काफ़ी बुजुर्ग एज की थी, उस एज बढ़ने के साथ उनमें से काफ़ी सारी नन्स को अल्जाइमर की शिकायत हुई, जिनमें उनके ब्रेन के कुछ हिस्से फिजिकली उन्होंने काम करना बंद कर दिया। लेकिन इस घटना के बावजूद, यानी दिमाग के कुछ हिस्सों का फिजिकली काम करने के बावजूद, उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी, ब्रेन की सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, चीजों को कर पाने की शक्ति कम नहीं हुई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लास्ट तक, मरने तक काफी एक्टिव थी, लोगों से इंटरैक्ट करती थी, जो चर्च में जो प्रॉब्लम्स होंगी या डेली इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व करती थी, और इसकी वजह से उनके दिमाग को नए नए सिग्नल्स मिलते रहते थे, उसकी वायरिंग होती रहती थी। तो फिजिकल कैपेसिटी कम होने के बावजूद उनके दिमाग ने सोचने समझने और याद रखने की शक्ति नहीं खोई। यानी मोटे तौर पर एक चीज समझ में आती है कि आपके दिमाग की नई चीजें सीखने की कैपेसिटी अनलिमिटेड है। किसी भी एज पर आप हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे टीनेज हैं, चाहे यंग अडल्ट हैं, या मिडिल एज में हैं, या सीनियर एज में हैं, किसी भी एज में हैं, अगर आप नई नई चीजें सीखते रहते हैं, नए नए सिस्टम्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते रहते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस लेते रहते हैं, तो फिर आपका दिमाग चुस्त दुरुस्त और एक्टिव बना रहता है। दोस्तों, ये तो थी कहानी डेविड ईगलमैन की किताब लाइव वायर्ड की। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए।
जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।